ठंडे लोहे की मेज, सफेद चादरों में लिपटी बेजान काया और वो अजीब सी बदबू। ये सब सुनते ही दिमाग में सबसे पहले मुर्दा घर का ही ख्याल आता है ना? एक ऐसी जगह जहां जिंदगी का सफर खत्म होता है। इस बारे में तो आपने बहुत कहानियां सुनी होंगी, पर आज जो बात मैं सुनाने जा रहा हूं वो सच में अलग है। मुझे यकीन है कि यह कहानी सुनकर आपका दिल दहल जाएगा। इसीलिए मेरी एक गुजारिश है, इसे पूरा सुनिएगा ताकि आप हर बात को अच्छे से समझ पाए। कहानी शुरू करने से पहले एक छोटी सी बात, अगर आपको मेरा काम पसंद आता है तो बस एक लाइक और सब्सक्राइब कर दीजिएगा, इससे मुझे हिम्मत मिलती है। अच्छा, तो अब सुनते हैं आगे की कहानी मेरे दोस्त की जुबानी। मैं आपको एक कहानी सुनाना चाहती हूं जो मेरे साथ नहीं हुई, बल्कि जहां मैं काम करती हूं उस अस्पताल में किसी के साथ हुई थी। यह कहानी थोड़ी अजीब है और सच में इसे सिर्फ बड़े ही समझ पाएंगे। जब मैंने ये बात सुनी थी तो मेरे मन में एक अजीब सी उदासी और डर बैठ गया था। यह बात सन 2006 की है। मैं उस वक्त एक बड़े सरकारी अस्पताल में आया का काम करती थी। मैं उस अस्पताल का नाम तो नहीं बता सकती, पर वो काफी जाना माना था। मैं कई सालों से वहां काम कर रही थी और ज्यादातर समय मेरी ड्यूटी मुर्दा घर में ही लगती थी। मेरा काम बस साफ सफाई का था, फर्श धोना, चेंबर पोंछना और उन लाशों के नीचे से खून साफ करना जो किसी हादसे में मर गए होते थे। जो लोग हादसे में मरते थे उनके शरीर से घंटों तक खून टपकता रहता था, कपड़े तक खून से सन जाते थे। कभी कभी किसी जले हुए आदमी की चमड़ी उतरकर नीचे गिर जाती, तो कभी किसी लाश की आंखें आधी खुली रह जाती, जिन्हें मुझे अपने हाथों से बंद करना पड़ता था। कई बार तो लाशें इतने दिन तक पड़ी रहती कि उन पर कीड़े रेंगने लगते थे। उस सड़ी हुई बदबू में काम करना बहुत मुश्किल होता था। हर लाश की एक अलग कहानी होती थी, पर हम उसे कभी जान नहीं पाते थे। कौन था वो, कहां से आया था, किसके लिए जिया, किसके लिए मरा? इन सवालों का कोई जवाब नहीं था। हम बस उन्हें एक नंबर से पहचानते थे जो उनकी टांग पर बंधे एक छोटे से टैग पर लिखा होता था। कुछ लोग खुशकिस्मत होते थे जिन्हें उनके घर वाले आकर ले जाते थे, रोते बिलखते। पर ये कुछ लाशें इतनी बदनसीब होती थीं कि उनका कोई नहीं आता था। वे बस यहीं उन ठंडे चेंबरों में अकेले पड़े रहते थे। दिन गुजरते जाते और लाश सिकुड़ती जाती। पहले चमड़ी नीली पड़ती, फिर धीरे धीरे सफेद हो जाती। कुछ हफ्तों बाद अस्पताल से एक कागज आता जिसमें लिखा होता था कि इन लावारिस लाशों का सरकारी तरीके से अंतिम संस्कार कर दिया जाए। मैं ये सब इसलिए नहीं बता रही कि आपको मुर्दा घर के बारे में बता सकूं। इसकी एक और वजह है। यह कहानी किसी और की है जिसे मैं जानती थी। उसका नाम नीलिमा था। नीलिमा एक सीधी सादी, बहुत ही प्यारी लड़की थी जो अभी अभी इंटर्नशिप के लिए इस अस्पताल में आई थी। जब मैं उससे पहली बार मिली थी तो उसकी आंखों में एक अलग ही चमक थी, कुछ बनने की, कुछ कर दिखाने की और अपने मां बाप का नाम रोशन करने की। मुझे आज भी याद है जब मैंने उसे पहली बार देखा था। उसके मां बाप उसे अस्पताल के हॉस्टल में छोड़ने आए थे। पिता की आंखों में अपनी बेटी के लिए गर्व और उम्मीद थी, जबकि मां की आंखों में उदासी और डर साफ दिख रहा था। पिता ने कहा, बेटा बस मेहनत से पढ़ाई करना और अपनी ट्रेनिंग पर ध्यान देना, हमारी चिंता मत करना। अगर कुछ चाहिए हो तो फोन कर देना, पैसों की फिक्र मत कर, मैं किसी भी तरह इंतजाम कर लूंगा। उनकी आवाज में हिम्मत तो थी, पर एक हिचकिचाहट भी थी। एक ऐसी हिचकिचाहट जो हर पिता के मन में होती है, जो अपनी बेटी को दुनिया में आगे बढ़ते हुए तो देखना चाहता है, पर उसे घर से दूर भेजने का दर्द भी महसूस करता है। नीलिमा ने जबरदस्ती मुस्कुराते हुए कहा, पापा आप मेरी चिंता मत करो, बस अपना और मम्मी का ख्याल रखना। पैसों की फिक्र मत करो, मुझे अस्पताल से वजीफा मिलेगा, मैं अपनी पढ़ाई पर पूरा ध्यान दूंगी। और वैसे भी यह तो बस कुछ महीनों की बात है, ट्रेनिंग खत्म होते ही मैं वापस आ जाऊंगी। मां चुपचाप उसे देख रही थीं, जैसे कुछ कहना चाहती हों, पर उनके शब्द गले में ही अटक गए हों। फिर उनकी कांपती हुई आवाज में शब्द निकले, नीलिमा बेटा, हमें तुम पर भरोसा है, पर हम कभी तुमसे इतनी दूर नहीं रहे, इसलिए दिल घबरा रहा है। और बेटा, खाना वक्त पर खाना, कभी भूखी मत रहना, और हर शनिवार हनुमान मंदिर जाना मत भूलना। अब नीलिमा भी खुद को रोक नहीं पाई। उसने मां का हाथ पकड़ा और भावुक होकर कहा, मां प्लीज चिंता मत करो और रोना बंद करो,
मैं वादा करती हूं, एक दिन ऐसा आएगा जब आपको मुझ पर बहुत गर्व होगा। मां ने उसकी हथेली को जोर से पकड़ा, जैसे कहना चाहती हूं, बेटा तेरे बिना घर सूना हो जाएगा, प्लीज वापस आ जा। पर वो ये कह नहीं सकती थी, क्योंकि वे हमेशा से चाहती थी कि नीलिमा एक अच्छी डॉक्टर बने। पिता ने धीरे से नीलिमा का बैग उठाया और उसे दिया। मां ने उसके माथे को चूमा और फिर तुरंत पीछे हट गई ताकि वो और भावुक ना हो जाए। नीलिमा ने एक गहरी सांस ली और अपने मां बाप को आखिरी बार गले लगाया। अस्पताल के बाहर एक टैक्सी में वे दोनों थे। उन्होंने नीलिमा को अलविदा कहा और चले गए। नीलिमा उन्हें तब तक देखती रही जब तक वे सड़क के मोड़ पर आंखों से ओझल नहीं हो गए। उसके मां बाप बहुत ही सीधे सादे लोग थे और नीलिमा भी बिल्कुल उन्हीं की तरह थी। एक ऐसे परिवार की लड़की जिसने अपनी पूरी जिंदगी सिर्फ इस एक मौके के लिए लगा दी थी। वो पढ़ाई में बहुत तेज थी, खूबसूरत थी, पर सबसे बड़ी बात, वो बहुत मेहनती थी। उसमें डॉक्टर बनने का जुनून था और अपने मां बाप के सपनों को पूरा करने की जिद भी। नीलिमा बाकी इंटर्न से अलग थी। उसमें न तो घमंड था, न ही कोई दिखावा। जब भी वो मुझसे मिलती तो हमेशा बहुत इज्जत से बात करती, मेरा हालचाल पूछती। डॉक्टर लोग आया से कहां इतनी इज्जत से बात करते हैं, पर नीलिमा अलग थी। वह उन अमीर लड़कियों के साथ नहीं रहती थी जो अपने मां बाप के पैसे और रुतबे के दम पर यहां आई थीं। उसे दिखावा पसंद नहीं था। वह बस अपने काम में लगी रहती और काम खत्म होते ही चुपचाप हॉस्टल लौट जाती। पर कभी कभी खाने के वक्त हमारे साथ आकर बैठ जाती और हमारे साथ खाना खाती, जैसे वो हमें सालों से जानती हो। कभी अपनी मां के बनाए खाने के बारे में बताती तो कभी अपने पिता के संघर्ष का जिक्र करती। कहती थी, ताई, मेरे पापा ने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, मुझे पढ़ाने के लिए उन्होंने बहुत त्याग दिए हैं, अब मेरी बारी है। शायद इसी वजह से मैं उससे इतना जुड़ गई थी। उसकी बातें सुनकर मुझे भी वो अपनी बेटी जैसी लगने लगी थी। सब कुछ ठीक चल रहा था। नीलिमा अपना काम बहुत अच्छे से कर रही थी। जितने भी प्रोफेसर और डॉक्टर उसके साथ काम करते थे, सब उसके व्यवहार और मेहनत से बहुत खुश थे। पर शायद यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। जहां दूसरे इंटर्न सिफारिश और पैसों से अपनी जगह बना रहे थे, वहीं नीलिमा अकेली थी जो सिर्फ अपनी मेहनत पर यकीन करती थी। उसकी तारीफें सुनकर दूसरे इंटर्न्स में जलन बढ़ने लगी। कुछ ने शिकायतें की तो कुछ ने अपनी जान पहचान का इस्तेमाल किया, और फिर वही हुआ जो अक्सर होता है। पैसे और रुतबे ने मेहनत को हरा दिया। शाम का वक्त था। मैं और नीलिमा अस्पताल की कैंटीन में चाय पी रहे थे। मेरी किसी हल्की फुल्की बात पर नीलिमा हंस रही थी। तभी अचानक एक वार्ड बॉय हड़बड़ाता हुआ अंदर आया। उसकी नजरें नीलिमा को ही ढूंढ रही थीं। नीलिमा मैडम। नीलिमा ने चाय का घूंट पीते हुए उसकी ओर देखा। हां भैया, बोलो। वार्ड बॉय ने उसे एक लिफाफा पकड़ाते हुए कहा, यह ऊपर से आया है मैडम, तुरंत आपको देने के लिए कहा है। मेरे लिए? पर यह किस बारे में है? नीलिमा ने हैरान होकर पूछा। मुझे नहीं पता मैडम, बस एडमिनिस्ट्रेटर सर ने इसे आपको देने के लिए कहा है। ठीक है भैया, धन्यवाद। नीलिमा ने धीरे से लिफाफा खोला और जैसे ही उसने अंदर की चिट्ठी पढ़ी, उसका चेहरा उतर गया। मैंने पूछा, क्या हुआ, क्या लिखा है? ताई, इसमें लिखा है कि इंटर्न डॉक्टर नीलिमा की अगली ड्यूटी मुर्दा घर में लगेगी। अब आगे की ट्रेनिंग वहीं जारी रहेगी। यह सुनकर मुझे एक पल के लिए यकीन ही नहीं हुआ। मुर्दा घर? इतनी जल्दी? पर क्यों? यह फैसला बहुत अजीब था। न कोई वजह बताई गई, न कोई सफाई दी गई। बस इतना कहा गया कि नीलिमा की जरूरत अस्पताल से ज्यादा मुर्दा घर में है। कुछ देर तक तो मैं कुछ बोल ही नहीं पाई, पर नीलिमा का उदास चेहरा मुझसे देखा नहीं जा रहा था। नीलिमा बेटा, हम अस्पताल वालों से बात कर सकते हैं। तुमने अभी अभी तो ज्वाइन किया है और मुर्दा घर में भला कैसी ट्रेनिंग होगी? वह हल्का सा मुस्कुराई, पर उस मुस्कान में एक अजीब सी बेबसी थी। नहीं ताई, रहने दो। मुझे पता है यह सब क्यों हो रहा है, पर मैं कोई ऐसा काम नहीं करना चाहती जिससे मेरी इंटर्नशिप पर असर पड़े। और वैसे भी तुम्हारे साथ काम करने का मौका मिलेगा, और मुर्दा घर भी तो अस्पताल का ही हिस्सा है ना? मैंने उसकी आंखों में देखा। वो खुद को मजबूत दिखाने की कोशिश कर रही थी, पर उसकी आंखें उसकी तकलीफ बता रही थीं।
उसे अच्छे से पता था कि यह ड्यूटी सरासर नाइंसाफी थी। यह उसकी मेहनत का इनाम नहीं बल्कि सजा थी, उसे तोड़ने और यह दिखाने के लिए कि यहां काबिलियत से ज्यादा ताकत और रुतबा चलता है। मुझे लगा था कि वो इस फैसले का विरोध करेगी, पर उसने कोई शिकायत नहीं की, कोई बहस नहीं की। शायद उसके मन में अपने मां बाप की तस्वीर घूम रही थी, उनका संघर्ष, उनकी उम्मीदें। शायद उसे एहसास हो गया था कि इस तरीके से लड़ने का कोई फायदा नहीं है, और जब बात मां बाप के सपनों की हो तो भला कोई कैसे सवाल उठा सकता है। और इसी सपने के बोझ तले उसने बिना कोई और सवाल किए मुर्दा घर की ड्यूटी करने के लिए हां कह दी। उस रात नीलिमा अपनी ड्यूटी के बारे में सोचकर सो ही नहीं पाई। अगले दिन जब नीलिमा का मुर्दा घर में पहला दिन था, दोपहर का वक्त था, मेरी शिफ्ट खत्म हो चुकी थी। जैसे ही मैं अस्पताल के गलियारे से बाहर निकली, सामने से नीलिमा आती हुई दिखी। उसकी ड्यूटी दोपहर के 2 बजे से रात के 9 बजे तक थी, जबकि मेरी सुबह से दोपहर तक। वो हॉस्टल से मुर्दा घर की तरफ जा रही थी। उसके कदम हल्के थे, चेहरे पर एक अजीब सी खामोशी और आंखों में हल्की बेचैनी थी। मैंने उसे रोककर कहा, डरने की जरूरत नहीं है नीलिमा बेटा, मैंने सबको बता दिया है कि तू आज से ड्यूटी शुरू कर रही है। सब तुझे समझा देंगे, तेरा काम सीखने में मदद करेंगे, बस तू अपने काम पर ध्यान दे। नीलिमा ने जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश की और धीरे से कहा, धन्यवाद ताई, मुझे उम्मीद है कि सब ठीक रहेगा। मैंने उसके कंधे पर हल्की थपकी दी और आगे बढ़ गई, पर मन में एक अजीब सी फिक्र थी। अकेली लड़की, पहली बार मुर्दा घर की ड्यूटी, और ऊपर से वो माहौल। नीलिमा आगे बढ़ी। मुर्दा घर के गेट पर एक बूढ़ा चौकीदार बैठा था। जैसे ही उसने नीलिमा को आते देखा, वो धीरे से उठा और मुस्कुराते हुए बोला, तो आप ही नई डॉक्टर हैं? पहली बार आ रही हैं? नीलिमा ने हल्का सा सिर हिलाकर हां कहा। चौकीदार ने नीलिमा के चेहरे पर डर और बेचैनी देखते हुए कहा, कोई बात नहीं बिटिया, धीरे धीरे सब सीख जाओगी। अंदर जाओ, अरविंद साहब तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं। नीलिमा ने एक गहरी सांस ली और गेट के अंदर कदम रख दिया। गेट पार करते ही एक बड़ा सा दरवाजा दिखा। नीलिमा ने धीरे से दरवाजे को धक्का दिया और अंदर चली गई। अंदर एक अजीब सा सन्नाटा था। हल्की पीली रोशनी वाले बल्ब टिमटिमा रहे थे। हवा में एक अजीब सी गंध थी, फिनाइल, पुरानी दवाएं और शायद फॉर्मलिन की तेज महक जो नाक में चुभ रही थी। कहीं कहीं हल्की सीलन की बदबू भी महसूस हो रही थी, जो बता रही थी कि यह जगह ज्यादा इस्तेमाल में नहीं आई है। सामने एक लंबा गलियारा था। दीवारों पर जगह जगह सरकारी नोटिस और चेतावनियां चिपकी थीं। धूम्रपान और गुटखा निषेध, संक्रमण के खतरे से बचें, पोस्टमार्टम कक्ष में बिना इजाजत प्रवेश वर्जित। माहौल बहुत भारी था, न अजीब न डरावना, पर इतना अजनबी कि किसी के भी मन में हल्की बेचैनी पैदा कर दे। नीलिमा धीरे धीरे उस सुनसान गलियारे से गुजरते हुए आगे बढ़ रही थी। हर कदम के साथ उसके जूतों की आवाज गूंज रही थी। उस गलियारे के दाईं और बाईं ओर कई कमरे बने हुए थे, जिनके दरवाजे बंद थे। कुछ के बाहर नाम लिखे थे, पोस्टमार्टम कक्ष, स्टोरेज, रिसर्च सेक्शन। पर इस वीरान जगह में हर चीज अजीब सी लग रही थी। आगे बढ़ते ही गलियारे के आखिर में एक आदमी खड़ा दिखाई दिया, सीधा, शांत और गहरी नजरों से देखता हुआ। सफेद लैब कोट पहने, दोनों हाथ पीछे बांधे हुए, जैसे किसी का इंतजार कर रहा हो। उसे देखकर नीलिमा एक पल के लिए रुक सी गई, फिर खुद को संभालते हुए धीरे धीरे आगे बढ़ी। वो आदमी करीब 50-60 साल के रहे होंगे। सांवला रंग, चेहरे पर हल्की झुर्रियां और आंखों के नीचे गहरी थकावट की लकीरें। ऐसा लग रहा था जैसे वो कई रातों से ठीक से सोए नहीं होंगे, पर उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी, जैसे इस जगह का हर कोना उनकी निगाहों में कैद हो। जैसे ही नीलिमा उनके पास पहुंची, उन्होंने सिर उठाया और कुछ देर तक उसे घूरते रहे। फिर एक गहरी स्थिर आवाज में बोले, तो तुम हो हमारी नई इंटर्न? नीलिमा ने हल्का सिर हिलाया। जी सर। उन्होंने अपनी कलाई पर बंधी घड़ी की ओर इशारा करते हुए कहा, तुम 3 मिनट देर से आई हो। नीलिमा ने नजरें झुका ली और धीरे से माफी मांगते हुए कहा, सॉरी सर, गलती हो गई। गलती हुई, ठीक है, पर याद रखना
तुम डॉक्टर बन रही हो और यहां हर मिनट की कीमत होती है, खासकर जब तुम मेरे साथ काम कर रही हो तो 1 सेकंड की भी चूक नहीं होनी चाहिए। यहां वक्त से बड़ी कोई चीज नहीं है। अगली बार यह गलती मत दोहराना। जी सर, आगे से ध्यान रखूंगी। गुड गर्ल। हाँ, मैं अपना परिचय देना ही भूल गया। उन्होंने हल्की मुस्कान के साथ कहा, मेरा नाम डॉक्टर अरविंद है, पोस्टमार्टम स्पेशलिस्ट। पिछले 20 सालों से यहां हूं और इस मुर्दा घर का हर कोना मेरी नजरों के नीचे है। यहां कौन आता है, कौन जाता है, सबकी जानकारी मेरे पास होती है। नीलिमा ने इज्जत से सिर हिलाया और कहा, आपसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा सर। आपके अंडर काम करना मेरे लिए सम्मान की बात है। डॉक्टर अरविंद ने एक गहरी सांस ली और सामने देखते हुए बोले, चलो पहले मैं तुम्हें यह जगह दिखा दूं। यहां काम करने से पहले यह जानना जरूरी है कि कौन सा हिस्सा किस लिए है। उसके बाद मैं तुम्हें यहां के कुछ बहुत सख्त नियमों के बारे में बताऊंगा जिन्हें तुम्हें हर हाल में मानना है। नीलिमा ने हां में सिर हिलाया और उनके पीछे पीछे चलने लगी। मुर्दा घर के ठंडे गलियारों में सिर्फ उनके कदमों की हल्की आहट गूंज रही थी। डॉक्टर अरविंद थोड़ा आगे बढ़े और सामने फैले गलियारे की ओर इशारा करते हुए बोले, नीलिमा देखो, यह मेन कॉरिडोर है। हर शव सबसे पहले यहीं से गुजरता है, फिर उसे आगे भेजा जाता है। नीलिमा अपने नोट्स में हर बात लिख रही थी ताकि कुछ भी छूट न जाए। वे कुछ कदम और बढ़े और एक दरवाजे के सामने रुके। उन्होंने दरवाजे पर लगे पुराने बोर्ड की ओर इशारा करते हुए कहा, यह देखो, यह इंटेक रूम है। यहां शव को सबसे पहले लाया जाता है। कागजों का काम यहीं होता है और शव का नाम, उम्र और मौत की वजह और बाकी जरूरी बातें यहीं लिखी जाती हैं। नीलिमा बस हर चीज लिखती जा रही थी। फिर वे आगे बढ़े और एक बड़े से लोहे के दरवाजे के पास रुके। डॉक्टर अरविंद ने उस दरवाजे की ओर इशारा करते हुए कहा, यह पोस्टमार्टम रूम है। नीलिमा ने उस दरवाजे की ओर देखा। दरवाजे पर साफ लिखा था, अधिकारियों को छोड़कर किसी का भी अंदर जाना मना है। उन्होंने धीमी आवाज में कहा, यहीं असली काम होता है। हर शव का परीक्षण यहीं किया जाता है। अंदर ऑपरेशन की मेज, मेडिकल के औजार और साफ सफाई की जगह है। साफ सफाई बहुत जरूरी होती है, वरना बीमारी का खतरा रहता है। नीलिमा ने हां में सिर हिलाया। ठीक है सर। डॉक्टर अरविंद आगे बढ़े और एक ठंडे बड़े कमरे की ओर इशारा किया। उस कमरे का दरवाजा खोलते हुए बोले, यह प्रिजर्वेशन यूनिट है। भीतर से एक ठंडी हवा का झोंका बाहर आया। यहां शवों को तब तक रखा जाता है जब तक उनके पोस्टमार्टम की बारी नहीं आती या उनके घर वाले उन्हें लेने नहीं आते। अंदर स्टील के खाने हैं जिनमें हर शव को सुरक्षित रखा जाता है। जो लावारिस शव होते हैं उन्हें भी यहीं रखा जाता है जब तक सरकार उनके अंतिम संस्कार का हुक्म न दे। नीलिमा ने ध्यान से चारों ओर देखा। सैकड़ों स्टील के खाने दीवारों से सटे हुए थे और हर खाने पर कुछ नंबर लिखे थे। माहौल में एक अजीब सी ठंडक थी। तभी डॉक्टर अरविंद एक ठंडी आवाज में बोले, तो बस यही है मुर्दा घर। उम्मीद है तुमने सब लिख लिया है। आओ, अब मैं तुम्हें यहां के नियम समझाता हूं। नीलिमा हां में सिर हिलाकर उनके पीछे चल रही थी। वे गलियारे से होते हुए बाहर की तरफ जा रहे थे, पर तभी गलियारे के आखिर में नीलिमा की नजर एक और दरवाजे पर पड़ी। यह बाकी सभी दरवाजों से अलग दिख रहा था, ज्यादा पुराना, जंग लगा हुआ और कुछ अजीब सा। नीलिमा ने हिचकिचाते हुए पूछा, सर, यह दरवाजा, यह किसके लिए है? यह सुनते ही डॉक्टर अरविंद के कदम रुक गए। उनके चेहरे के भाव बदल गए। कुछ पल के लिए उन्होंने कोई जवाब नहीं दिया। फिर उन्होंने नीलिमा से नजरें चुराते हुए एक गहरी आवाज में कहा, जो कहा जा रहा है सिर्फ उतना ही सुनो, बाकी चीजों में अपनी नाक घुसेड़ने की जरूरत नहीं है। यह सुनते ही नीलिमा डर गई। डॉक्टर का तरीका न सिर्फ रूखा था बल्कि उसमें एक अजीब सी सख्ती भी थी। उन्होंने बिना कुछ और कहे अपने कमरे की ओर बढ़ना शुरू कर दिया और नीलिमा भी उदास होकर उनके पीछे चल पड़ी। डॉक्टर अरविंद के साथ नीलिमा कमरे में दाखिल हुई। कमरा छोटा और पुराना था। दीवारों पर उनकी डिग्रियां, सर्टिफिकेट्स और कुछ अजीब सी पेंटिंग्स लगी थीं। मेज पर फाइलों और कागजों का ढेर लगा था। डॉक्टर अरविंद कुर्सी पर धप्प से बैठे और नीलिमा को बैठने का इशारा किया। बैठो। उनका तरीका बहुत सख्त था। नीलिमा चुपचाप बैठ गई। डॉक्टर अरविंद ने उंगलियां मेज पर थपथपाई, फिर ठंडी नजरों से उसकी ओर देखा। यहां काम करने आई हो?
तो बस काम पर ध्यान दो। ये कोई कॉलेज नहीं है जहां तुम मौज मस्ती करने आई हो। जो मैं कहूंगा बस वही करना होगा। नीलिमा बस अपना सिर झुकाकर सुनती जा रही थी। पहला नियम, बिना वजह यहां वहां मत घूमना। यह मुर्दा घर है, पिकनिक मनाने की जगह नहीं। दूसरा नियम, कोई भी बाहरी आदमी अंदर नहीं आएगा, दोस्त, परिवार, कोई भी। अगर मैंने तुम्हें किसी के साथ यहां आते देखा तो उसी वक्त तुम्हें यहां से धक्का मारकर बाहर निकाल दूंगा। और हां, उस पुराने दरवाजे के बारे में कोई सवाल नहीं करोगी। नीलिमा ने हिचकिचाते हुए पूछा, लेकिन सर, उस कमरे में ऐसा क्या है? बस, डॉक्टर अरविंद गुस्से में चिल्लाए। क्या मैंने साफ साफ नहीं समझाया? तुम यहां ट्रेनिंग पूरी करने आई हो या इस जगह की छानबीन करने? यह कोई डरावनी फिल्म नहीं चल रही है। हीरो बनने की कोशिश मत करना। सॉरी सर, माफ कीजिएगा, नीलिमा ने धीरे से कहा। डॉक्टर अरविंद कुर्सी से हल्का सा आगे झुककर बोले, और एक आखिरी बात, तुम्हारी शिफ्ट रात के 9 बजे तक है ना? नीलिमा ने हल्का सा सिर हिलाया। जी सर, उन्होंने बहुत ही गंभीर तरीके से कहा। 9 बजे मतलब 9 बजे। उसके बाद 1 मिनट भी यहां रुकने की जरूरत नहीं है। शिफ्ट खत्म होते ही सीधे हॉस्टल निकल जाना, समझी? नीलिमा ने धीरे से सिर हिलाया और कुछ नहीं कहा। आखिर वो कहती भी क्या? डॉक्टर अरविंद के तरीके ने उसके मन में डर पैदा कर दिया था। डॉक्टर अरविंद ने मेज से एक फाइल उठाई और उसकी तरफ बढ़ाते हुए बोले, ये लो, इसमें कुछ पुराने केस हैं। इन्हें अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि कल से तुम्हारी रिपोर्ट बनाना शुरू हो जाएगी। नीलिमा ने फाइल पकड़ी ही थी कि वे कुर्सी से उठकर खड़े हो गए। मैं थोड़ी देर में आता हूं, तब तक यहीं बैठकर पढ़ लो। इतना कहकर वे कमरे से बाहर चले गए। नीलिमा ने फाइल खोली और हर चीज ध्यान से पढ़ने लगी। उसमें लिखी कुछ बातें लिखने के लिए उसने मेज पर रखे एक पेन को उठाने के लिए अपना हाथ बढ़ाया। वो पेन कुछ फाइलों के नीचे फंसा था। जैसे ही उसने पेन खींचा, मेज पर रखे कुछ कागज और फाइलें नीचे गिर गईं। वो झुककर उन्हें उठाने लगी। तभी अचानक उसकी नजर मेज के कोने पर पड़ी कुछ किताबों पर गई। वो एक पुरानी सी किताब थी, आधी ढकी हुई, पर उसका कवर साफ दिख रहा था। कवर पर कुछ अधनंगी लड़कियों की तस्वीरें थीं। अरे, ये किताब भला यहां कौन पढ़ता है? नीलिमा मन ही मन सोचने लगी। उत्सुकता से नीलिमा ने उस किताब को उठाया, सिर्फ यह देखने के लिए कि आखिर इसमें लिखा क्या है। जैसे जैसे वो पढ़ती गई और पन्ने पलटती गई, उसे समझ आया कि यह कोई आम किताब नहीं है, यह कुछ और ही है। क्योंकि पूरी किताब में ऐसी ऐसी बातें लिखी गई थीं जिन्हें एक साधारण इंसान सोच भी नहीं सकता। उसमें शारीरिक संबंध से पहले करने के तरीके लिखे गए थे। हथकड़ियां बांधकर, डंडे से मारना, नाखून खींचना, और सबसे हैरान कर देने वाली बात, भारी लोहे के हथौड़े से अपने साथी के सिर पर मार मार कर उसकी खोपड़ी तोड़ देना, जब तक कि उसका दिमाग बाहर न निकल आए। और फिर उस दर्द के बीच शारीरिक संबंध का असली मजा कैसे मिलता है। ऐसी घटिया बातें लिखी गई थीं। नीलिमा यह सब पढ़कर कुछ सेकंड के लिए सुन्न हो गई। यह क्या है यार? शारीरिक संबंध से पहले मारना पीटना? मेरा मतलब, सच में? उसका चेहरा थोड़ा सख्त हो गया। डॉक्टर अरविंद, यह आदमी तो बहुत शरीफ और गंभीर लगता है, पर इसके दिमाग में ऐसी हैवानियत, मुझे सच में यकीन नहीं हो रहा। वो समझ नहीं पा रही थी कि क्या सोचे। कोई इंसान इतना वहशी और दिमागी बीमार कैसे हो सकता है। तभी अचानक बाहर से किसी के भारी कदमों की आवाज आई। वो समझ गई कि डॉक्टर अरविंद वापस आ रहे हैं। नीलिमा ने झट से कागज समेटे और उस किताब को जैसे तैसे फाइलों के बीच छुपा दिया और वापस जाकर कुर्सी पर बैठ गई। वो अपना सिर नीचे झुकाकर फाइल पढ़ने का नाटक करने लगी, जैसे कुछ हुआ ही ना हो। पर अब उसका ध्यान फाइल में नहीं था। उसके मन में बस एक ही सवाल घूम रहा था, इस आदमी के पीछे कुछ तो बहुत गड़बड़ है। डॉक्टर अरविंद धीरे धीरे कमरे के अंदर आए। वे बिना कुछ कहे सीधे अपनी कुर्सी पर आकर बैठ गए। उनकी नजर एक पल के लिए अपनी मेज पर गई। उन्होंने देखा कि मेज थोड़ी बिखरी हुई थी, चीजें अपनी जगह पर नहीं थीं। उन्होंने गंभीर तरीके से पूछा, तुमने यहां से कुछ उठाया था क्या? नीलिमा यह सुनकर थोड़ा घबरा गई। वो हकलाते हुए बोली, जी सर, बस एक पेन लिया था कुछ लिखने के लिए। डॉक्टर अरविंद ने उस पर कुछ पल नजर टिकाई, फिर जैसे बात को नजरअंदाज करते हुए बोले, तो तुमने पूरी फाइल पढ़ ली? नीलिमा घबराई हुई आवाज में बोली,
जी सर, मेरा मतलब नहीं सर, पूरी तो नहीं, मैं अभी कुछ चीजें समझने की कोशिश कर रही हूं। डॉक्टर अरविंद उसे कुछ सेकंड तक घूरते रहे, फिर हल्की आवाज में बोले, ठीक है, यह फाइल तुम अपने हॉस्टल ले जाओ, ध्यान से पढ़ना, कल मैं तुमसे इसी से जुड़े कुछ सवाल पूछूंगा। ठीक है सर, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उन्होंने घड़ी की तरफ देखा और कहा, अब तुम यहां से जा सकती हो, 9 बजने वाले हैं, तुम्हारी ड्यूटी यहीं खत्म होती है। नीलिमा ने चुपचाप सिर हिलाया और धीरे से कुर्सी से उठकर खड़ी हो गई। मेज पर रखी फाइल लेकर वह दरवाजे की तरफ बढ़ने लगी, पर उसके अंदर एक अजीब बेचैनी पल रही थी। एक ऐसा सवाल जो दिमाग से हट नहीं रहा था। कमरे से निकलते वक्त उसने एक बार फिर पलटकर डॉक्टर अरविंद की तरफ देखा। वो अब अपनी मेज पर कुछ ढूंढ रहे थे। शायद वो वही हैवानियत से भरी किताब ढूंढ रहे थे। मुर्दा घर से बाहर निकलते ही नीलिमा की नजर गेट पर पड़ी। उसने देखा कि सुबह जो चौकीदार चाचा गेट पर खड़े थे, अब उनकी जगह कोई और खड़ा है और वो लगातार नीलिमा को ही देख रहा है। उसकी उम्र करीब 35-36 साल के आसपास रही होगी। गंदा सा जैकेट पहने, चेहरे पर अजीब सा भाव और मुंह में गुटखा चबाते हुए वो अजीब नजरों से नीलिमा को घूर रहा था। नीलिमा ने रुककर पूछा, भैया, वो सुबह जो चौकीदार थे ना, वो बूढ़े अंकल, वो कहां गए? वो आदमी धीरे धीरे नीलिमा की तरफ आने लगा। चलते चलते एक हाथ से उसने अपनी ढीली पैंट ऊपर खींची और गंदी नजरों से नीलिमा के शरीर, खासकर उसकी छाती की तरफ घूरने लगा। उसके इस तरीके से नीलिमा को घिन सी आ गई। फिर अपने मुंह से गुटखा थूकते हुए बोला, अच्छा, वो चाचा जी, उनका वक्त खत्म हो गया मैडम, अब मेरी शिफ्ट है। वो क्या है ना, डॉक्टर अरविंद को 9 बजे के बाद यहां किसी का रुकना पसंद नहीं है, पर मैं डॉक्टर अरविंद का खास आदमी हूं। हां, वो तो तुम्हें देखकर ही पता चल रहा है, नीलिमा ने धीरे से कहा। क्या क्या कहा आपने मैडम? नीलिमा हड़बड़ाते हुए बोली। कुछ नहीं भैया। वो हंसते हुए बोला, अब आप बार बार भैया ना कहो मैडम, मेरा नाम अजय है, सब मुझे प्यार से अज्जू कहते हैं। आप भी कह सकती हैं, पर प्यार से। वो उसकी छाती की तरफ लगातार बेशर्मी से घूरता जा रहा था। वैसे कौन सा परफ्यूम लगाया है आपने? बहुत बढ़िया महक रही है, एकदम कड़क, आपकी परफ्यूम भी और आप भी। ये सुनते ही नीलिमा गुस्से में आग बबूला हो गई। एक्सक्यूज मी, नीलिमा लगभग चिल्ला पड़ी। तमीज वमीज है या नहीं तुम में? कैसे घूर रहे हो और लड़की से बात करने की तमीज नहीं है क्या? वो बेशर्मों की तरह हंसते हुए बोला। अरे नाराज क्यों होती हो मैडम? ऐसे ही मजाक में बोल दिया। स्टूडेंट हो ना, इंटर्नशिप कर रही हो? नीलिमा ने कोई जवाब नहीं दिया। वो चुपचाप आगे बढ़ने लगी। उसे बस यहां से निकलना था, अपने हॉस्टल पहुंचना था, पर वो पीछे से फिर चिल्लाया, अकेली जा रही हो हॉस्टल? कहो तो बाइक पर छोड़ दूं क्या? नीलिमा का मन किया कि उसे एक जोरदार थप्पड़ जड़ दे, पर उसने खुद को रोका। बस अपने बैग की पट्टी जोर से पकड़ी और गेट पार कर गई। सच में यहां सब लोग बहुत ही बदतमीज हैं, नीलिमा ने मन ही मन कहा और तेज कदमों से हॉस्टल की ओर बढ़ गई। रास्ता बिल्कुल सूना था। हर तरफ एक अजीब सी खामोशी फैली हुई थी। हॉस्टल वैसे तो ज्यादा दूर नहीं था, पर जब वो वहां पहुंची तो रात के करीब 10 बज चुके थे। हॉस्टल के अंदर जाते ही उसे आया दिख गई। वही आया जो उसे अपनी बेटी जैसा मानती थी। आ गई तू? आया ने चिंता जताते हुए पूछा। इतनी देर क्यों लगा दी? मैं कब से तेरा इंतजार कर रही हूं। माफ करना, आज वक्त का पता ही नहीं चला। ये सब छोड़, तू ये बता, तेरा पहला दिन कैसा रहा? डर तो नहीं लगा ना? आया ने उत्सुकता से पूछा। नीलिमा ने थकी हुई आवाज में जवाब दिया, अजीब था, बहुत अजीब। अजीब मतलब मुर्दों को देखकर डर गई क्या? आया ने मजाक में कहा। मुर्दों से नहीं तो फिर क्या हुआ? सच सच बता। नीलिमा थोड़ी देर चुप रही, फिर उसने एक लंबी सांस ली और मुर्दा घर में जो कुछ हुआ सब कुछ आया को बता दिया। डॉक्टर अरविंद का बर्ताव, वो अजीब सा कमरा और उस चौकीदार अजय यानी अज्जू का घटिया तरीका, सब कुछ। आया चुपचाप सारी बातें सुनती रही, फिर धीरे से बोली, मैं जानती हूं बेटा, मैंने भी अपने काम के दौरान वहां बहुत कुछ देखा है, कुछ ऐसा जो ठीक नहीं है। पर एक बात समझ ले बेटा, हम लोग यहां काम करने आए हैं, लड़ने नहीं।
अगर इन सब बातों में फंसी रही तो यहां टिक नहीं पाएगी। जो देखा जो सुना सब भूल जा और अपने काम पर ध्यान दे। नीलिमा ने थके हुए अंदाज में सिर हिलाया। हां, आप ठीक कहती हैं। फिर हल्की मुस्कान के साथ बोली, मैं अब चलती हूं। डॉक्टर अरविंद ने कुछ काम दिया है, पहले उसे पूरा कर लेती हूं। काम खत्म करके आपके पास आऊंगी। मुझे अभी बहुत कुछ कहना है आपसे। नीलिमा के चेहरे पर थकावट देखकर आया ने उसकी पीठ पर हाथ रखा और कहा, ठीक है बेटा, जा पहले अपना काम निपटा ले। नीलिमा अपने कमरे में पहुंची। उसने अपना बैग मेज पर रखा और पास रखी छोटी सी कुर्सी पर बैठकर अपने जूते उतारे। तभी उसे लगा कि उसके शरीर से मुर्दा घर की अजीब सी बदबू आ रही है। बिना वक्त गवाए वह नहाने चली गई। फव्वारे के नीचे खड़ी नीलिमा की हथेलियां बाथरूम की दीवार पर टिकी थीं। पानी की धार उसके सिर से नीचे बह रही थी, जैसे दिन भर की थकावट उसके शरीर से निकलकर बह रही हो। पर उसके दिमाग में अजीब अजीब ख्याल घूम रहे थे, खासकर उस मुर्दा घर के कमरे को लेकर, जहां जाने से डॉक्टर अरविंद ने मना किया था। नहाने के बाद उसे थोड़ा अच्छा महसूस हुआ। उसने अपनी गुलाबी नाइटी पहनी और बालों को तौलिए से सुखाते हुए मेज की तरफ बढ़ी, क्योंकि अब उस फाइल को पढ़ने का वक्त हो गया था। नीलिमा मेज पर बैठी और बैग खोलकर अंदर से फाइल निकाली। जैसे ही उसने फाइल को पढ़ना शुरू किया, वो हैरान रह गई, क्योंकि ये वो फाइल थी ही नहीं जो डॉक्टर अरविंद ने उसे दी थी। और अब उसे समझ आया कि आखिरकार गड़बड़ कहां हुई थी। जब वो डॉक्टर अरविंद की मेज पर वो गंदी मैगजीन छुपा रही थी, उसी हड़बड़ी में उसने गलती से कोई और फाइल उठा ली थी। और अब वो असली फाइल मुर्दा घर में डॉक्टर अरविंद के कमरे में थी। नीलिमा वहीं मेज पर सिर पकड़कर बैठ गई। अरे यार, अब मैं क्या करूं? उसकी सांसें तेज हो रही थीं। अगर कल मैं डॉक्टर अरविंद के सवालों का जवाब नहीं दे पाई तो वो तो बहुत नाराज होगा। वो कमरे में बेचैनी से इधर उधर टहलने लगी। क्या करूं? अभी मुर्दा घर जाकर फाइल ले आऊं या सुबह जाकर माफी मांग लूं? नहीं, माफी मांगने से कुछ नहीं होगा। अरविंद सुनेगा ही नहीं। मुझे फाइल लानी ही पड़ेगी। कुछ देर वो चुप रही, फिर खुद से बोली, पर वो खड़ूस अरविंद तो 9 बजे के बाद वहां रहने से मना कर चुका है। अब क्या करूं? तभी उसके चेहरे पर एक हल्की सी उम्मीद की चमक दिखी। हां, वो चौकीदार अज्जू, उससे कह दूंगी कि वो कमरे में जाकर वो फाइल ले आए। वैसे भी उसने कहा था कि वो डॉक्टर अरविंद का खास आदमी है। हां, यही ठीक रहेगा। उसने तुरंत अपनी चप्पलें पहनी, बैग उठाया और बिना अपनी नाइटी बदले तेजी से मुर्दा घर की तरफ निकल पड़ी। पर नीलिमा को यह बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि वो कितनी बड़ी गलती करने जा रही है, क्योंकि अब शुरू होने वाला था उसकी जिंदगी का असली डर। रात के करीब 11 बज चुके थे। अस्पताल की वो पिछली गली पूरी तरह अंधेरे में डूबी हुई थी। नीलिमा तेज कदमों से मुर्दा घर की ओर बढ़ रही थी। हवा में एक अजीब सा सन्नाटा था और हर कदम के साथ उसके दिल की धड़कनें तेज होती जा रही थी। जैसे ही नीलिमा मुर्दा घर के पास पहुंची, उसने देखा कि गेट पर कोई नहीं खड़ा है। नीलिमा के पांव रुक से गए। एक अजीब सी घबराहट उसके सीने में भर गई। उसने अज्जू को चारों ओर ढूंढा, पर वो कहीं नहीं मिला। वो सोचने लगी, अब क्या करूं? ये अज्जू भी यहां नहीं है। अब फाइल कौन लाएगा? हे भगवान, अगर यहां कोई नहीं है तो मैं खुद ही धीरे से अंदर जाकर फाइल ले आऊं तो किसी को कुछ पता भी नहीं चलेगा। हां, यही ठीक रहेगा। उसने गेट पार किया और धीरे धीरे मुर्दा घर के अंदर चली गई। मुर्दा घर में पूरी तरह अंधेरा छाया हुआ था। बस एक छोटा सा बल्ब था जो पूरे गलियारे को हल्का सा रोशन कर रहा था। बिना कोई आवाज किए वो धीरे धीरे डॉक्टर अरविंद के कमरे की ओर बढ़ने लगी। पर तभी अचानक बगल वाले कमरे से किसी गाने की धुन सुनाई दी। नीलिमा चौंक गई। उसने धीरे से उस कमरे की ओर कदम बढ़ाए और दरवाजे के कोने से अंदर झांकने की कोशिश की। अंदर का नजारा देखकर उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं, क्योंकि वहां अज्जू था, पूरी तरह शराब के नशे में धुत। वो जमीन पर पड़ा हुआ था। उसके बगल में शराब की खाली बोतलें बिखरी थीं और मेज पर रखे रेडियो पर एक पुराना हिंदी गाना बज रहा था और अज्जू बेसुध होकर सोया हुआ था। अच्छा, तो ये साहब यहां हैं, ड्यूटी के वक्त शराब पीकर आराम से सो रहे हैं। सही है भाई, उसने मन ही मन सोचा। बस अब यही सही मौका है। फाइल लेकर चुपचाप निकल जाती हूं,
वो बिना शोर किए कमरे की तरफ बढ़ने लगी और जैसे ही वहां पहुंची उसने देखा कि कमरे का दरवाजा खुला हुआ है। भगवान का शुक्र है, ताला नहीं लगा है। उसने चैन की सांस ली और अंदर चली गई। कमरे में हल्का सा अंधेरा था, पर मेज साफ दिखाई दे रहा था और वहीं मेज पर वो फाइल पड़ी थी। उसने बिना वक्त गवाए उस फाइल को उठाया और अपने बैग में रखकर बाहर की तरफ निकल पड़ी। बाहर निकलते वक्त इतना सन्नाटा था कि उसकी चप्पलों की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। और जब वो मुर्दा घर के दूसरे कमरों के पास से गुजर रही थी, तब अचानक उसकी नजर गलियारे के आखिरी कमरे पर पड़ी। उस कमरे का दरवाजा आधा खुला हुआ था और उस खुले दरवाजे से हल्की टिमटिमाती रोशनी बाहर आ रही थी। यह देखकर नीलिमा एक पल के लिए रुक सी गई, पर जब उसने ध्यान से देखने की कोशिश की तो उसे पता चला कि यह मुर्दा घर का वही बंद पड़ा कमरा है जहां जाने से डॉक्टर अरविंद ने साफ मना किया था। पहले तो उसका मन हुआ कि बस यहां से निकल जाए, पर अंदर ही अंदर एक अजीब सी उत्सुकता उसे रोक रही थी। वो जानना चाहती थी कि आखिर उस कमरे में ऐसा है क्या जिसे डॉक्टर अरविंद छुपाना चाहते थे। वो धीरे धीरे उस कमरे के दरवाजे की तरफ बढ़ी और उस आधे खुले दरवाजे से उसने अंदर झांकने की कोशिश की। जैसे ही उसने उस कमरे के अंदर झांका, वो अंदर का दृश्य देखकर सन्न रह गई। उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। उस कमरे की हल्की पीली रोशनी में जो कुछ दिख रहा था वो किसी भी इंसान के लिए सह पाना मुश्किल था। वहां डॉक्टर अरविंद थे, पूरी तरह नंगे, और उनके सामने एक स्ट्रेचर पर किसी औरत की लाश पड़ी थी और वो भी पूरी तरह नग्न। और डॉक्टर अरविंद उस लाश के साथ कुछ गलत कर रहे थे। सीधे शब्दों में कहूं तो वो उस मुर्दे के साथ शारीरिक संबंध बना रहे थे और उस मुर्दे के सामने कोई तस्वीर रखी हुई थी, अजीब और बहुत डरावनी। उसे देखकर ही पता चल रहा था कि वो किसी शैतान की तस्वीर है। पर उससे भी भयानक बात यह थी कि डॉक्टर अरविंद सिर्फ उसका शारीरिक शोषण नहीं कर रहे थे, वो बीच बीच में कोई मंत्र पढ़ रहे थे और उस औरत के शरीर को नोच रहे थे, उसके अंगों को जैसे किसी भूखे दरिंदे की तरह रौंद रहे थे। उसके शरीर पर खरोचे और काटने के निशान साफ दिखाई दे रहे थे। नीलिमा के मुंह से एक भी शब्द नहीं निकल पा रहा था। वो चिल्लाना चाहती थी, भागना चाहती थी, पर उसका शरीर उस भयानक, वहशी और हैवानियत भरे दृश्य को देखकर जैसे जम सा गया था। पहले तो डॉक्टर अरविंद की हरकतें देखकर ऐसा लग रहा था कि वो एक दिमागी मरीज हैं, पर असल में वहां कुछ और ही चल रहा था, कुछ ऐसा जो बिल्कुल भी ठीक नहीं था। वो बीच बीच में किसी अनजानी भाषा में मंत्र बुदबुदा रहे थे। उन मंत्रों की गूंज और उस कमरे की पीली टिमटिमाती रोशनी सब मिलकर एक ऐसा माहौल बना रहे थे जो किसी नरक से कम नहीं लग रहा था। नीलिमा बस टकटकी लगाए वो सब देख रही थी, पर तभी अचानक वहां कुछ हलचल हुई। कमरे के एक कोने में जहां डॉक्टर अरविंद खड़े थे, ठीक उनके पीछे अंधेरा छाया हुआ था। उसी अंधेरे में नीलिमा को कुछ हरकत महसूस हुई, जैसे कोई वहां से डॉक्टर अरविंद को छिपकर देख रहा हो। नीलिमा ने ध्यान से देखने की कोशिश की, पर अंधेरे की वजह से कुछ भी साफ दिखाई नहीं दे रहा था। जैसे ही डॉक्टर अरविंद ने जोर जोर से मंत्र पढ़ने शुरू किए, वो चीज धीरे धीरे उस अंधेरे से बाहर आने लगी। उसके गुर्राने और हंसने की आवाजें अब साफ सुनाई दे रही थीं, और जब वो चीज धीरे धीरे हल्की रोशनी के करीब आई, उसे देखकर नीलिमा का खून जैसे जम सा गया। वो वही था, वही शैतान जिसकी तस्वीर उस लाश के सामने रखी थी। उसका शरीर इंसानों से कई गुना बड़ा था। उसकी आंखें इतनी काली थीं जैसे कोई गहरी गुफा हो, और उसके सिर पर बड़े बड़े सींग थे। उसका चेहरा आधा इंसान आधा जानवर जैसा था, और उस चेहरे पर इतनी नफरत थी कि जिसे देखकर किसी की भी रूह कांप जाए। डॉक्टर अरविंद अचानक जमीन पर घुटनों के बल बैठ गए और उस शैतानी आकृति के सामने अपना सिर झुकाने लगे, जैसे वो कोई शैतान नहीं बल्कि कोई भगवान हो। वो बार बार उस औरत की लाश की ओर इशारा कर रहे थे, जैसे उस शैतान से कह रहे हों, ये लो, इसे ले लो, ये तुम्हारी है। वो शैतान जोर जोर से हंसने लगा, जैसे डॉक्टर अरविंद का वो तोहफा उसे पसंद आ गया हो। डॉक्टर अरविंद शैतान को खुश देखकर हल्के से मुस्कुराए। मेरे मालिक, मैं सालों से आपका इंतजार कर रहा था। आखिरकार आज वो दिन आ ही गया। उम्मीद है आपको मेरी यह भेंट पसंद आई होगी। कृपया इसे स्वीकार करें मेरे मालिक। जाइए मेरे मालिक, जाकर इसका भोग लीजिए। यह सब देखकर नीलिमा की सांसें तेज हो रही थीं। उसे समझ ही नहीं आ रहा था कि वो अब क्या करे।
शैतान धीरे धीरे उस लाश के पास पहुंचा और अगले ही पल उसने उसके साथ हैवानियत शुरू कर दी। कोई इंसान इस तरह के दृश्य की कल्पना भी नहीं कर सकता था। नीलिमा के लिए यह एक सदमा था, ऐसा सदमा जिसे वो शायद जिंदगी भर नहीं भूल पाएगी। नीलिमा अब और नहीं देख पा रही थी, उसे घिन आ रही थी। वो शैतान उस औरत की लाश के साथ जिस तरह शारीरिक संबंध बना रहा था, उसे देखकर उसे उल्टी आने जैसी घुटन महसूस हो रही थी, क्योंकि वो दृश्य ही इतना गंदा था। पर तभी अचानक नीलिमा को वो सब बातें याद आने लगीं, जिन्हें वो अब तक नजरअंदाज करती आ रही थी। डॉक्टर अरविंद के कमरे की दीवारों पर टंगी वो अजीबोगरीब तस्वीरें, वो पुरानी गंदी किताब जिसमें शारीरिक संबंध से पहले की मारपीट और यातनाओं को विस्तार से लिखा गया था। उस वक्त तो उसे लगा था कि डॉक्टर अरविंद एक दिमागी मरीज हैं, पर अब यह सब कुछ और ही कहानी बता रहा था। यह सिर्फ गंदी मानसिकता नहीं है, यह एक पूजा है, किसी शैतानी ताकत के सामने झुकना है। उसके दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा था, आखिर डॉक्टर अरविंद को उस शैतान से क्या चाहिए? क्या वो सिर्फ भेंट दे रहा है या बदले में कुछ मांग रहा है? पर तभी अचानक उसकी नजर कमरे के एक कोने में पड़ी। वहां एक अजीब सा चिन्ह बना हुआ था, एक निशान। उस निशान के बीचों बीच कुछ लिखा था, सैकुलम ऑब्सक्यूरम, एक लैटिन भाषा का वाक्य जिसका मतलब था अंधेरे का युग। अब नीलिमा को सब कुछ समझ आ गया था। डॉक्टर अरविंद सिर्फ मौत नहीं बांट रहे थे, वो किसी बड़े और बहुत डरावने मकसद की तैयारी कर रहे थे। नीलिमा की सांसें थम सी गई थीं। उसने मुश्किल से खुद को संभाला और बिना आवाज किए वहां से निकलने की कोशिश करने लगी। कौन है वहां? अचानक किसी की आवाज गूंजी। नीलिमा ने घबराते हुए पीछे मुड़कर देखा। वो अज्जू था, मुर्दा घर का वही नाइट गार्ड जो शराब पीकर सो गया था, पर अब वो नींद से जाग चुका था। नशे की हालत में वो अपनी आंखों को मलते हुए देखने की कोशिश कर रहा था कि कोई डॉक्टर अरविंद के उस कमरे के पास खड़ा है, पर अंधेरे की वजह से वो नीलिमा को पहचान नहीं पा रहा था। नीलिमा वहीं अंधेरे में छिपने की कोशिश करने लगी, क्योंकि वो जानती थी कि अगर उसने फिर से चिल्लाया और उसकी आवाज कमरे तक पहुंच गई तो शैतान और डॉक्टर अरविंद दोनों का ध्यान नीलिमा की ओर ही जाएगा। पर अज्जू इन सब से बेखबर था। नशे में धुत अज्जू ने फिर जोर से चिल्लाया, ए, कौन है बे तू? नीलिमा का दिल एक पल के लिए जैसे थम सा गया। उसकी आवाज इतनी तेज थी कि पूरा मुर्दा घर गूंज उठा। और फिर वही हुआ जिसका डर था। अज्जू की चीख अब उस कमरे तक पहुंच चुकी थी। जैसे ही शैतान के कानों में वो आवाज गूंजी, उसका पूरा शरीर गुस्से से कांप उठा। उसने एक भयानक गुर्राहट भरी और गुस्से में डॉक्टर अरविंद को जोर से धक्का देकर पीछे फेंक दिया। फिर वो उसी अंधेरे कोने में कहीं गायब हो गया जहां से वो आया था। डॉक्टर अरविंद जमीन पर पड़े पागलों की तरह चिल्ला रहे थे, नहीं नहीं, अभी नहीं, तुम ऐसे नहीं जा सकते, मेरी भेंट अभी अधूरी है, मुझे मेरी ताकत चाहिए। वो हाथ पांव मारते हुए हवा में उस अदृश्य शैतान को पकड़ने की बेकार कोशिश कर रहे थे, और इधर वो अज्जू नशे की हालत में लड़खड़ाते हुए नीलिमा की तरफ ही आ रहा था। अब वो दो पागल दरिंदों के बीच फंस चुकी थी। एक तरफ हवसी शराबी अज्जू और दूसरी तरफ वो पागलों जैसा डॉक्टर अरविंद। पर नीलिमा किसी तरह खुद को संभालते हुए उस अंधेरे में छिपने की कोशिश करने लगी। पास ही रखी एक स्ट्रेचर के नीचे वह जल्दी से घुस गई। स्ट्रेचर पर एक पुराना गंदा सफेद कपड़ा फैला हुआ था, जिसके कारण वो बाहर से बिल्कुल दिखाई नहीं दे रही थी। पर उस फटे हुए कपड़े की दरारों से वो बाहर का हर एक नजारा साफ देख पा रही थी। उसने देखा अज्जू लड़खड़ाते हुए उसी कमरे की ओर आ रहा था, और तभी डॉक्टर अरविंद गुस्से से दहाड़ पड़ा। अज्जू, सब बर्बाद कर दिया तूने, बेवकूफ कहीं का, कुत्तों की तरह क्यों चिल्ला रहा था? किसने दी तुझे अंदर आने की इजाजत? अज्जू अब घबराकर इधर उधर देखने लगा। सर, माफ कीजिएगा सर, मैंने दरवाजे के पास किसी को खड़ा देखा था तो मैं देखने आ गया। डॉक्टर अरविंद ने गुस्से से उसकी ओर झपट कर उसकी सांस सूंघी। हरामखोर, तुझसे शराब की बदबू आ रही है, नशे में कुछ भी बकवास कर रहा है, इतना गैर जिम्मेदार आदमी मैंने आज तक नहीं देखा। अज्जू हाथ जोड़कर गिड़गिड़ाने लगा। सर, नशे में जरूर हूं, पर झूठ नहीं बोल रहा, सच में मैंने किसी को देखा था वहां। डॉक्टर अरविंद ने गुस्से से पैर पटके और चिल्लाए, तू अब यहां खड़ा गधों की तरह मेरा मुंह क्या देख रहा है? जा, ढूंढ उसे तुरंत। ठीक है सर,
अज्जू बुरी तरह घबराया हुआ इधर उधर देखने लगा। अज्जू एक छोटी सी टॉर्च हाथ में लिए मुर्दा घर का चप्पा चप्पा छान रहा था और डॉक्टर अरविंद जोर जोर से चिल्ला रहे थे, बाहर निकल कमीनी, वरना जब पकड़ में आएगी तो जीते जी चमड़ी उधेड़ दूंगा तेरी। इतनी भयानक मौत दूंगा तुझे कि तेरी 7 पुश्तें याद रखेंगी। बाहर निकल। और उधर बेबस नीलिमा उस फटे हुए कपड़े की दरार से यह सब होता हुआ देख रही थी। उसका दिल इतनी तेजी से धड़क रहा था कि उसे डर लगने लगा था कि कहीं उसकी सांसों की आवाज से ही वो पकड़ी न जाए। स्ट्रेचर के नीचे पड़ी हुई वो खुद को और भी सिकुड़ने की कोशिश कर रही थी। डॉक्टर अरविंद का गुस्सा अब बेकाबू हो रहा था। उन्होंने अज्जू के कॉलर को पकड़कर जोर से अपने करीब खींचा और पागलों की तरह उसके गले को दबाते हुए गुर्राया, अगर वो यहां से भाग गई तो समझ ले अज्जू, तेरी लाश भी इन मुर्दों के साथ सड़ती मिलेगी। अज्जू बुरी तरह छटपटाने लगा। डॉक्टर अरविंद ने उसके गले को इतनी ताकत से दबाया कि वो सांस नहीं ले पा रहा था। किसी तरह खुद को छुड़ाते हुए वो हांफते हुए बोला, अभी ढूंढता हूं सर, अभी ढूंढता हूं। डॉक्टर अरविंद ने उसे जोर से धक्का दिया और अज्जू लड़खड़ाते हुए मुर्दा घर के अंधेरे गलियारों में उसे ढूंढने चला गया। नीलिमा ने उस कपड़े की दरार से बाहर झांक कर देखा। अज्जू हर कोने और हर स्ट्रेचर के पीछे ढूंढते हुए आ रहा था। टॉर्च की धीमी रोशनी इधर उधर घुमा रहा था। डर के मारे नीलिमा ने अपनी आंखें कसकर बंद कर ली थीं। उसे लगने लगा था कि अब उसका मरना तय है और अब उसे कोई नहीं बचा सकता। उसकी आंखें बंद थीं, पर अज्जू के कदमों की आहट उसे साफ सुनाई दे रही थी। हर कदम के साथ वो पास आता जा रहा था। नीलिमा ने हिम्मत करके बाहर झांका। अज्जू अब ठीक उसी स्ट्रेचर के पास खड़ा था जिसके नीचे नीलिमा छिपी थी। अब बस अज्जू को नीचे झांकना था और नीलिमा की कहानी वहीं खत्म हो जाती। पर तभी वो कुछ पल के लिए वहीं खड़ा रहा और खुद को कोसते हुए बोला, लगता है यहां कोई नहीं है, मैं बस यूं ही अपना वक्त बर्बाद कर रहा हूं। चलो दूसरे कमरों में देखता हूं। इतना कहकर अज्जू दूसरी ओर चला गया। अज्जू को दूसरी दिशा में जाते देख नीलिमा की जान में जान आई। उसने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा कि अब शायद वो यहां सुरक्षित है, और उसने ठान लिया था कि वो अब सुबह तक इसी स्ट्रेचर के नीचे बैठी रहेगी जब तक कि वो आया अपनी शिफ्ट में नहीं आ जाती। जब आया आएगी तो मैं उसे सब कुछ बता दूंगी और उससे कहूंगी कि तुरंत पुलिस को बुलाए। वो स्ट्रेचर के नीचे पड़ी, घुटनों को सीने से चिपकाए, कांपती सांसों के साथ बस सुबह होने का इंतजार कर रही थी। पर भोली नीलिमा ये कहां जानती थी कि ये रात अभी खत्म नहीं हुई है, बल्कि असली डर की शुरुआत तो अब होने वाली है। वक्त गुजरता जा रहा था और बाहर का माहौल अब बहुत शांत हो चुका था। न अज्जू की आहट, न डॉक्टर अरविंद की गूंजती आवाज। उस सन्नाटे ने नीलिमा के मन में एक अजीब सी बेचैनी भर दी थी। उसे लगा कि शायद वो दोनों चले गए होंगे, शायद उन्हें लगा होगा कि यहां कोई नहीं है। पर यह खामोशी कुछ अजीब थी, कुछ अपशकुन जैसी, कुछ अनजान। फिर भी इन सबसे बेखबर नीलिमा खुद को दिलासा देने की कोशिश कर रही थी। सब ठीक हो जाएगा, बस सुबह हो जाए। पर अचानक पता नहीं क्यों उसका मन हुआ कि एक बार बाहर का माहौल देख ले कि आखिर हो क्या रहा है। उसने धीरे से कपड़े के उस छेद के पास अपनी आंख ले जाकर बाहर झांकने की कोशिश की, और तभी उसका पूरा शरीर कांप उठा। उसका गला सूखने लगा, क्योंकि जिस छेद से वो बाहर देख रही थी उसी छेद के उस पार पहले से ही कोई आंख उसे लगातार घूर रही थी। वो डॉक्टर अरविंद था। उसकी नजरें नीलिमा पर ही टिकी थीं। ऐसा लग रहा था जैसे वो बहुत देर से वहीं बैठा हो, बस नीलिमा के बाहर आने का इंतजार कर रहा हो। डॉक्टर अरविंद के चेहरे पर वही हैवानियत से भरी मुस्कान लौट आई थी, एक ऐसी मुस्कान जो किसी शिकारी के चेहरे पर होती है। नीलिमा पूरी तरह थक चुकी थी। डर, घुटन और बेबसी ने उसे लगभग बेहोशी की हालत में ला दिया था। पर तभी डॉक्टर अरविंद की चीखती हुई आवाज गूंजी, अज्जू, निकाल इसे स्ट्रेचर से बाहर। अज्जू ने बिना एक शब्द बोले पूरे स्ट्रेचर को उठाकर एक तरफ फेंक दिया। लोहे का ढांचा जोर से जमीन से टकराया और नीलिमा जमीन पर गिर पड़ी। वो अब अपने हाथों से खुद को जमीन पर घसीटकर पीछे हटाने की कोशिश कर रही थी, जैसे कोई मासूम जानवर खुद को किसी कसाई से बचाना चाहता हो। प्लीज छोड़ दो मुझे, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज। वो गिड़गिड़ा रही थी, जमीन पर रेंगती हुई अपनी जान की भीख मांग रही थी। पर उस पागलों जैसे अरविंद की आंखों में अब थोड़ी भी इंसानियत नहीं बची थी। वो सिर झुकाकर नीलिमा के चेहरे को निहारते हुए बोला,
पुलिस बुलाने का इरादा था ना तेरा? बुला पुलिस को। सर, मैं किसी से कुछ नहीं कहूंगी, प्लीज मुझे छोड़ दीजिए, मैं यहां से चली जाऊंगी, इस हॉस्टल को छोड़कर अपने घर वापस चली जाऊंगी। पर डॉक्टर अरविंद ने कुछ नहीं सुना। उसने उसके बालों को पकड़ा और घसीटना शुरू कर दिया। नीलिमा ने अपनी पूरी ताकत लगाकर खुद को छुड़ाने की कोशिश की, पर उस दरिंदे अरविंद ने उसके पेट पर एक जोरदार लात मारी। वो लात इतनी तेज थी कि नीलिमा दर्द से चीख उठी, पर अरविंद ने जरा भी रहम नहीं दिखाया। उसे बालों से घसीटते हुए उस सुनसान कमरे में ले जाया गया और उसके हाथ पांव बांधकर उसे नग्न कर दिया गया। डॉक्टर अरविंद और अज्जू दोनों ने बारी बारी से उस मासूम के साथ हैवानियत की। उन्होंने उसे नोचा, पीटा, उसे तड़पा तड़पा कर अपनी हवस का शिकार बनाया। नीलिमा पूरी रात चीखती रही, तड़पती रही, पर उसकी चीखें सुनने वाला वहां कोई नहीं था। वो पूरी रात गिड़गिड़ाती रही, प्लीज मुझे जाने दो, मैं अपने मां बाप की इकलौती उम्मीद हूं, वो मेरे बिना जी नहीं पाएंगे, मर जाएंगे वो, प्लीज। पर उस कमरे में अब इंसान नहीं बचे थे, बस दरिंदे थे, जिन्हें किसी की बेटी, किसी की बहन या किसी की उम्मीद से कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके लिए वो बस एक शरीर थी, एक खिलौना। और जब उनकी हवस पूरी हो गई तो उन्होंने उसे ऐसे ही जमीन पर मरने के लिए छोड़ दिया। कई घंटे बीत गए। नीलिमा का छोटा सा शरीर दर्द, बेइज्जती और खून से पूरी तरह लथपथ हो चुका था। वो अब और सह नहीं पा रही थी। उसकी सांसें धीमी पड़ती जा रही थीं और उसकी आंखों के सामने उसकी जिंदगी के वो सारे पल तैरने लगे थे। वो सपने जिन्हें पूरा करने के लिए वो यहां आई थी, मां का वो चेहरा, पिता की वो मुस्कान जो उसकी हर छोटी जीत पर गर्व से भर जाती थी, वो डॉक्टर बनने का सपना, वो पहली इंटर्नशिप, सब कुछ एक एक करके धुंधला होता जा रहा था। डॉक्टर अरविंद और अज्जू बस खामोशी से खड़े ये सब देख रहे थे, जैसे किसी तमाशे का अंत हो रहा हो। और आखिरकार नीलिमा के मुंह से एक आखिरी शब्द निकला, मां, और उसका हाथ जमीन पर ढीला पड़ गया। डॉक्टर अरविंद ने अपनी जेब से सिगरेट निकाली, उसे जलाते हुए अज्जू से कहा, अज्जू देख जरा, मर गई या अभी भी जिंदा है? अज्जू नीचे झुका, अपनी उंगली नीलिमा के नाक के पास ले जाकर कुछ पल रुका, फिर रूखेपन से बोला, मर गई है सर, सांसें नहीं चल रही। नीलिमा इस दुनिया को छोड़कर जा चुकी थी। उस मासूम की सांसें हमेशा के लिए थम चुकी थीं। उन दरिंदों ने उसे मार डाला था। डॉक्टर अरविंद और अज्जू दोनों ने मिलकर नीलिमा की लाश को मुर्दा घर के एक पुराने फ्रीजर में छिपा दिया, जहां अज्ञात शव रखे जाते हैं, और सारे सबूत मिटाने के लिए उसके कपड़े और बैग को कहीं दूर ले जाकर जला दिया। दूसरे दिन जब नीलिमा हॉस्टल नहीं पहुंची तो पूरे अस्पताल में हंगामा मच गया था। हर तरफ उसकी तलाश शुरू हो गई थी। हॉस्टल और अस्पताल में सबसे पूछा जा रहा था, पर कोई सुराग नहीं मिल पाया। खैर, वो मिलता भी कैसे? नीलिमा मुर्दा घर के किसी फ्रीजर में दफन जो थी। आखिरकार अस्पताल वालों ने उसके मां बाप को बता दिया और घबराए हुए मां बाप तुरंत अस्पताल पहुंचे। वहां मौजूद पूरे स्टाफ ने उन्हें शांत करने की कोशिश की और सलाह दी कि नीलिमा की गुमशुदगी की शिकायत पुलिस में लिखवा दें। नीलिमा के मां बाप थाने पहुंचे। चेहरे पर घबराहट और हाथों में उसकी कुछ तस्वीरें ली। उन्होंने पुलिस से नीलिमा की गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखने की गुहार लगाई, पर ड्यूटी पर मौजूद इंस्पेक्टर ने केस लेने से साफ मना करते हुए कहा, 48 घंटे से पहले गायब होने की रिपोर्ट नहीं लिखी जाती और आप खुद कह रहे हैं कि वो छोटी नहीं है, वापस आ जाएगी, आप लोग इंतजार कीजिए, पिता ने घबराते हुए कहा। सर, वो कभी बिना बताए नहीं जाती, जरूर कुछ गलत हुआ है, इंस्पेक्टर ने हंसते हुए कहा। कहीं दोस्तों के घर चली गई होगी या फिर बॉयफ्रेंड के साथ घूमने। अच्छा, उसका कोई बॉयफ्रेंड था क्या? यह सुनकर मां की आंखें भर आईं। सर, मेरी बेटी ऐसी नहीं है, वो जरूर किसी मुसीबत में है, प्लीज उसे ढूंढिए। पर इंस्पेक्टर ने रूखेपन से टाल दिया। वो नाबालिग नहीं है, हो सकता है अपनी मर्जी से किसी के साथ भाग गई हो, और जब तक 48 घंटे पूरे नहीं होते हम कुछ नहीं कर सकते। अगर तब तक कोई खबर ना आए तो फिर आ जाना, अभी हमारा वक्त बर्बाद मत करो। गुस्से से लाल हुए पिता ने जोर से कहा, सर, आप कैसी बातें कर रहे हैं? वो मेरी बेटी है, यह आपकी जिम्मेदारी है उसे ढूंढना। इंस्पेक्टर ने आंखें तरेड़ते हुए जवाब दिया, अरे आप हमें हमारा काम मत सिखाइए,
अपनी बेटी तो आपसे संभली नहीं, पता नहीं किसके साथ भाग गई और अब यहां आकर हमारे सामने नाटक कर रहे हैं। बाहर जाइए आप। थाने से बाहर निकलते वक्त नीलिमा के मां बाप के चेहरे पर शर्मिंदगी थी। जिनसे मदद की उम्मीद थी, उन्हीं से बेइज्जती और अपमान मिला। 48 घंटे बाद पुलिस ने शिकायत तो लिख ली थी, नीलिमा की फोटो भी सब जगह भेज दी गई थी, पर कोई मदद नहीं मिली। हर सुबह नीलिमा के पिता थाने जाते, बस इसी उम्मीद में कि शायद आज उसकी कोई खबर मिल जाए, आज उसका कोई सुराग मिल जाए। पर हर बार वही जवाब मिलता, अरे अभी जांच चल रही है ना, कुछ पता चला तो आपको बता देंगे। दिन गुजरे, हफ्ते गुजरे और फिर महीनों की खामोशी ने उनकी उम्मीदों को खत्म कर दिया। आखिरकार केस को अनसुलझा कहकर हमेशा के लिए बंद कर दिया गया। नीलिमा की मां की चीखें सरकारी कागजों में कहीं गुम हो गईं और उसके पिता की बेचैनी सिस्टम की खामोशी में कहीं खो गई। पर जिस अस्पताल से नीलिमा की आखिरी ड्यूटी जुड़ी थी, वहां आज भी दो चेहरे मुस्कुरा रहे हैं, डॉक्टर अरविंद और अज्जू। वो दोनों आज भी आजाद हैं, उसी मुर्दा घर में खुलेआम घूम रहे हैं, अपनी हवस और हैवानियत की भूख मिटाने के लिए किसी नई मासूम की तलाश में है। और नीलिमा की मौत की सच्चाई उसी के साथ हमेशा के लिए दफन हो गई। इस कहानी से हमें यह सीखने को मिलता है कि दुनिया में हर इंसान जैसा दिखता है वैसा नहीं होता। कुछ लोग बाहर से शरीफ दिखते हैं, पर उनके अंदर की दुनिया बहुत काली होती है। हमें हमेशा सतर्क रहना चाहिए और अपनी सुरक्षा का ध्यान रखना चाहिए। अगर आपको यह कहानी पसंद आई हो तो कृपया इसे लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल डरावनी डायरी को सब्सक्राइब जरूर करें।